हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और ये 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें जो मेरा आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज़ कहता है, उसके बाद मतलब इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एनसीईआरटी का लगभग हर एक कॉन्सेप्ट ना हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट है, फिर इसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही साथ आपको इतना वेट नहीं करवाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th लेवल का है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट जो हो रहा है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर है। और टॉपिक जो रहेगा वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सभी चैप्टर करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है वो आपको करवा दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको विद इन अ मंथ में, मतलब 1 से 2 मंथ में ये पूरा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो मेरा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट एक छोटा सा होता है कि जितना मास पहले रहता है किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस का पहले रहता है, तो अगर इसका स्टेटमेंट पर जाते हैं तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसा कि मान लेते हैं कि ए और बी कोई केमिकल है और दोनों रिएक्शन करके ए बी एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर हम इंडिविजुअली मास ए और बी का निकालते हैं, इसका ए और बी का, और दोनों को ऐड करते हैं, तो वही मास हमें ए और बी दोनों को प्रोडक्ट ऐड करके जो मिलेगा वो बराबर होगा। मतलब इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये तो हमें मेरा लिखने का तरीका हुआ। एक प्रोडक्ट यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि C और O2 मिल करके ना, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बना रहा है। तो मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के अगर हम मास को इसको सम करें और CO2 के मास को सम करें तो ये क्या होगा कि दोनों इक्वल आना चाहिए। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 44। और उसी तरह अगर CO2 को यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 है और ये 32 है, और ये दोनों मिला करके हो रहा है 44। अब आते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन दोनों का जो मास होगा वो इक्वल होगा। अब आते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या कहता था, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन में एक स्टेटमेंट है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसका भी एक स्टेटमेंट था, क्योंकि 11th क्लास का जो एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए कह सकता है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट भी याद रखना होगा। कह रहा है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब बोल रहा है क्या कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब कहने का बात है कि जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर आप कहीं से भी ले आओ, चाहे आप नदी से ले आओ, जो पीते हो वो पानी ले लो, और कोई भी गंदा पानी ले लो, कोई भी साफ पानी ले लो, सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। और बाय मास कहता है कि हमें मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। और अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कहीं पर भी वाटर रहेगा तो आप हमेशा 2 वॉल्यूम वाटर लेना होगा और 1 वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर सी वाटर लिया गया है, यहाँ पर रेन वाटर लिया गया है, और यहाँ पर टैप वाटर लिया गया है। तो रेन वाटर में भी H2O का आपको यही फार्मूला होगा, और सी वाटर में भी आपको यही फार्मूला होगा H2O वाटर का, और रेन वाटर में भी H2O यही रहेगा, और टैप वाटर में भी H2O यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा। तो इसका अगर एटॉमिक मास का रेशियो देखते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 का 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है
मतलब वाटर का जो एटॉमिक मास का रेशियो आया वो आया 1:8। तो चाहे आप सी वाटर का बात करें, रेन वाटर का बात करें या टैप वाटर का बात करें, सभी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:8 ही आ रहा है। तो इसी यही चीज़ बोला हुआ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्टेटमेंट में था कि इन ए केमिकल सब्सटेंस, मतलब ये क्या चीज़ है, वाटर एक केमिकल सब्सटेंस है। द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब उसमें जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन रहेगा बाय मास में वो हमेशा सेम रहता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो मेरा तीसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज यहीं तक रहने देते हैं। ये पूरा चैप्टर का नोट्स आपको बना हुआ है, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और अगर समझ गए होंगे तो किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे ही नोट्स को कॉपी कर लीजिए और यहीं से सब कुछ आप ये करिए, तो लेकिन आप समझ सकते हैं जो हम समझा रहे हैं। और उसके बाद आप चाहे कोई भी पब्लिकेशन का XYZ किसी भी पब्लिकेशन का, हम किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहे, लेकिन तब पर भी अगर आप किसी भी पब्लिकेशन का अगर आप पढ़ते हैं बुक को, तो हम ये गारंटी लेते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको वो बुक पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप किसी भी पब्लिकेशन का किसी भी राइटर का कुछ भी पढ़ लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब आपको समझ में आएगा और साथ ही साथ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर चैनल पर नए आए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।